सो हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ प्रभाकर, और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज हिस्ट्री की, इतिहास। तो इतिहास में सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जो हम पढ़ने वाले हैं आईवीसी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, इतिहास की, तो हिस्ट्री एक्चुअल में एक पूरी की पूरी सीक्वेंस है, कहानियाँ जो चलती आई, जो हो चुका है, बीत चुका है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसकी पूरी की पूरी कहानी वो इतिहास है। अब देखो, एक्चुअल में ना आम तौर पे हमने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट। एक बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब सिंपल है। प्री मतलब ये ऐसा फेस था, शुरुआती फेस, जब इंसान इस धरती पर आए। तो ऐसा तो थोड़ी था कि उनके पास सब कुछ था, नहीं। उस टाइम तो वो पाषाण काल जो हम बोलते हैं, स्टोन एज में जी रहे थे। बहुत ही पुराना समय, आज से कई लाखों साल पुराना समय, वो था प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक्चुअली में हिस्ट्री का वो फेस माना जा रहा है जहां पर ना हमें जो भी चीज मिली है उसमें कुछ भी हमें लिखित में नहीं मिला, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है। यानी उस टाइम जो लोग थे ना, उनको शायद लिखना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। हमें पेंटिंग्स मिली हैं बट लिखा गया कुछ वो हमें नहीं मिला। तो ये ऐसा फेज है हिस्ट्री का जिसे कहा जाता है रिटर्न में कुछ भी नहीं था। राइटिंग उस टाइम डेवलप नहीं हुई थी, लोगों को लिखना नहीं आ रहा था। उसके बाद दूसरा फेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री देखो ऐसा फेज माना जाता है, इंसान को लिखना आ चुका है, वो लिख रहा है कुछ, लेकिन उसने लिखा क्या है उसे हम समझ नहीं पाए। आज तक जो भी उसने लिखा उसे हम समझ नहीं पाए। इसके बाद आती है हिस्ट्री, उसमें जो लिखा हुआ हमें मिला है हम उसे समझ पाए हैं। सबसे पुरानी लिपि जिसको हम समझ पाए वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, राइट, इंडिया के अंदर ये पूरी की पूरी। अब देखो, जो हम बात कर रहे हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पार्ट है इसी प्रोटो हिस्ट्री का। यानी यहां पर कुछ लिखा हुआ है, डेवलप्ड है ये, लेकिन क्या लिखा हुआ है हमको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको ना कुछ बैकग्राउंड से दे रहा हूं, कहानी सी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम यहां तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, ठीक है। यानी इंसान की ये जर्नी, कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले ऐसे शहर बन चुके थे जो अकल्पनीय थे, सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि वो शहर ऐसे शहर थे, जब वो खत्म हुए ना शहर, उसके हजारों साल तक भी, आने वाले हजारों साल में ऐसे शहर बन नहीं पाए। जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया वो सिस्टम बन नहीं पाया। उस टाइम के जितने भी शहर बने थे, सभ्यताएं बसी थी, सिविलाइजेशन, उसमें सबसे ऊपर और सबसे डेवलप जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। अब देखो, मैं आपको बैकग्राउंड लेके चलता हूं कुछ। कहा जाता है ना कि इंसान, जो आज के इंसान है, मॉडर्न इंसान, मॉडर्न ह्यूमंस, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस, ये आए अफ्रीका में। अब जब ये आए तो ये बिल्कुल जानवरों की तरह थे। जैसे जानवर क्या करते हैं, जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। अब हंटिंग करनी है, शिकार करना है जानवर को। जानवर बड़े विशाल थे उस टाइम के, बड़े विशाल थे। अब उनको अगर मारना है आपको, तो आपको हथियार चाहिए होंगे, वेपन चाहिए होंगे। तो उस टाइम जो हथियार बनाए इंसान ने, वो पत्थर के बनाए, पत्थर के बनाए। इसलिए कहा गया ऐसे फेज को स्टोन एज, पाषाण काल। इस स्टोन एज को भी हमने डिवाइड किया 3 स्टेजेस में, हमने पढ़ा हुआ है वो पहले वाले लेक्चर्स में। पेलियोलिथिक, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको आई थिंक शैल काल बोलते हैं, लेकिन पुराना, पुरातत्व समथिंग कुछ। फिर आता है मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल या शैल काल। इसके बाद आता है नियोलिथिक, जिसको नव पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज, नियोलिथिक। तो देखो, इंसान शुरू में क्या कर रहा है, अफ्रीका में आया है, हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, उसके लिए वो हथियार बना रहा है। हथियार किसके हैं, पत्थर के, स्टोन के। प्लस वो क्या कर रहा है, वो कुछ अगर उसको फ्रूट्स मिल गए, खाने के लिए फल मिल गए, तो उसको इकट्ठे करके वो खा रहा है, गैदरिंग कर रहा है, ठीक है। अब इंसान, मॉडर्न इंसान है, वो चल सकता है तो वो चलना शुरू करता है। अफ्रीका से ये लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, फैलते हैं यहां से वो। अब हुआ क्या, धीरे 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 ऐसा कहा जाता है कि ना, इंसान का जो ये फिजिकल शरीर था, फिजिकल
मांसपेशियां, हमारे मसल्स वगैरह, ये थोड़े वीक होने शुरू हुए, कम होने शुरू हुए। पहले तो काफी विशाल होता था इंसान, फिर वो कम होना शुरू हुआ, लेकिन उसके दिमाग का साइज, ब्रेन का साइज वो बढ़ना शुरू हुआ। दिमाग उसका बढ़ना शुरू हो गया। और जब दिमाग बढ़ना शुरू हुआ ना, तो इंसान ने अपने आसपास की चीजों को नोट करना शुरू कर दिया। उसने नोट किया कि एक बीज जमीन में गिरा, मिट्टी में मिला, एक पौधा निकला। बारिश हो रही है, वो पौधे को चाहिए। धूप, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो उसने चीजों को नोट करना शुरू किया, और जब नोट करना शुरू किया तो उसने अपने आसपास के वातावरण को बदलना शुरू किया। अब ना केवल उसके दिमाग का साइज बढ़ रहा है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बदल रहा है। अब थोड़ी गर्मी आ रही है। पहले का टाइम आइस एज था, बर्फ से ढका हुआ था सब कुछ, लेकिन अब गर्मी आनी शुरू हो रही है। अब जैसे ही थोड़ी गर्मी आई तो बारिश होनी शुरू हुई। बारिश हुई तो घास उगनी शुरू हो गई, और जब घास उगी तो ऐसे जानवर आए जो बहुत छोटे थे और फुर्तीले थे। अब ऐसे जानवरों को मारना है तो आपको हथियार थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे और पैने बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर देखो पहले के टाइम में तो बड़े हथियार हुआ करते थे। अब जब तक तुम उठाओगे तब तक तो वो भाग जाएगा। तो उस टाइम क्या हो रहा है, उन्होंने छोटे छोटे और पैने, नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए। राइट, तो इस तरह से अब वो मॉडिफाई कर रहे हैं अपने आसपास को। राइट, अब देखो इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, एग्रीकल्चर, न्योलिथिक एज में उनको खेती का पता चल गया कि एग्रीकल्चर भी कोई चीज होती है। अभी तक वो एक जगह पे टिके हुए नहीं है, भटक रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, दूर दूर घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, गुफाओं में रहते हैं, खुद का कुछ नहीं बना रखा, एक जगह पे वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि वो अब खेती करेंगे तो अब उनको एक जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि खेती एक दिन में नहीं हो सकती, आपको ठहरना पड़ेगा। तो वो खेती कर रहे हैं तो उन्होंने ठहरना शुरू किया। ठहरे तो गांव, विलेज, गांव बनने शुरू हो गए, गांव की स्थापना होनी शुरू हो गई, और ये लोग अभी ग्रुप में रह रहे हैं गांव के अंदर। अब इन्होंने देखा कि भाई हम तो जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों ना जानवरों को पालना शुरू कर दो। तो इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुना इस बात को। अब ये जब चल रहा था, न्यूलिथिक फेज था, ये न्यूलिथिक बोलते हैं इसको। इसी बीच इंसान ने क्या देखा, पत्थर को वो जला रहा था, रगड़ रगड़ के, आग का इन्वेंशन हो चुका था। अब वो पत्थर को रगड़ रहा है, आग जलाई, पत्थर जल रहा है, और जब पत्थर जल रहा है तो पत्थर के अंदर से एक लाल सी चीज बाहर आई। वो लाल सी चीज क्या थी, वो लाल सी चीज थी कॉपर। कॉपर, कॉपर मिल गया इंसान को, मेटल, पहला पदार्थ, मेटल, फर्स्ट मेटल जो इंसान को मिला वो क्या था, कॉपर था, कॉपर था। और कहा गया एक नया युग शुरू हो गया। हिस्ट्री के इतिहास में हम इसको बोलते हैं एक नया युग। इसको कहा गया चालकोलिथिक, चालकोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी यहां पर सिर्फ कॉपर नहीं है, अब इंसान कॉपर और पत्थर, स्टोन, इन दोनों से वो काम कर रहा है, इन दोनों का उपयोग कर रहा है वो अपनी दिनचर्या में, हथियार बनाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए वो दोनों का उपयोग कर रहा है। वो कॉपर का भी उपयोग कर रहा है, वो स्टोन का भी उपयोग कर रहा है। तो इसे चालकोलिथिक कहा गया। लेकिन इसी बीच ध्यान से सुना, इस बीच क्या हुआ, सिंधु घाटी के आसपास के इलाकों में, सिर्फ इंदस नहीं थी, सिंधु नहीं थी, उसकी सारी की सारी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज और सरस्वती, इसके आसपास ऐसे लोग बसे जिन्होंने शहर का निर्माण किया, शहर का निर्माण किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस थे। कॉपर इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है कॉपर काफी ज्यादा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी कॉपर में उन्होंने टिन मिला दिया, टिन, और एक नई चीज बन गई जिसको बोलते हैं हम ब्रोंज। क्या बोलते हैं, ब्रोंज। तो ब्रोंज बन गया। ब्रोंज काफी हार्ड था, तो ब्रोंज बन चुका था। तो अब उन्होंने क्या किया, इस ब्रोंज का उपयोग किया। उन्होंने एडवांसमेंट सिर्फ यहां नहीं थी उनकी, सिर्फ कॉपर के साथ टिन मिला दिया, ब्रोंज बनाया, हार्ड था, नहीं, एडवांसमेंट और भी आगे थी, क्योंकि जो शहर उन्होंने बसाए वो शहर काफी हाई लेवल के थे। आज से वो भी 5000 साल पहले की बात है ये। तो हम पढ़ेंगे अब इसी सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अब इंसान इस फेज में सिंधु घाटी पे पहुंच चुका है। इसे कहा गया अब ब्रोंज एज, इसी को बोलते हैं ब्रोंज एज। तो मैंने आपको बताया कि कैसे इंसान तरक्की कर रहा है। शुरुआत में वो कहां था, स्टोन एज में था,
स्टोन एज से वो पूछा फिर चालकोलिथिक, जब एक कॉपर मेटल मिल चुका था, इसी कॉपर में थोड़ा फेर बदल कर टिन मिलाकर एक ब्रोंज बनाया और इंसान पहुंच गया कहां पर, ब्रोंज एज में पहुंच गया, ब्रोंज की एज में। लेकिन क्या ये सभी जगह पर थी? क्या ये एडवांसमेंट, क्या उस समय की टेक्नोलॉजी क्या सभी जगह पर थी? नहीं, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ इंदस नदी और सरस्वती नदी, इसके आसपास के इलाकों में ये शहर बसे थे, ये एडवांसमेंट आई थी। इसलिए यही एरिया था जहां पर कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता का निर्माण हुआ था। बाकी जगहों पर क्या हो रहा था? बाकी जगह वैसे ही, जैसे देखो आज अमेरिका है, डेवलप्ड है, लेकिन अगर मैं अफ्रीका के देश देखूं तो वो अंडर डेवलप्ड हैं, पीछे हैं काफ़ी। वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है इनके पास नहीं है। इंडिया वो भी डेवलपिंग है अभी, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका चाइना के पास है इंडिया के पास नहीं है। तो इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ये एडवांसमेंट आई थी, वो इलाका था सिंधु घाटी और सरस्वती नदी के आसपास का इलाका। बाकी जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वही कहीं पे चालकोलिथिक चल रहा था, कॉपर का पता था लोगों को, और कहीं पर कॉपर का भी नहीं पता था, तो वहां पर वही नव पाषाण काल चल रहा था, नियोलिथिक चल रहा था। समझ गए? तो अब देखो हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं की। राइट, देखो आप देख सकते हो, मैप में दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट, नहीं ठीक है यहीं देख लो। तो देखो ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जहां पर इंदस नदी और सरस्वती नदी फ्लो करती है, बहती है, उसके आसपास का पूरा ये एरिया, यहां पर ये डेवलपमेंट आई थी, इसलिए इसे इंदस वैली सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज का एरिया कहा गया। बाकी एरिया में कहीं पे आ रही है चालकोलिथिक फेज चल रहा है, यहां पर भी इंसान है, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहां पर है। यहां पर भी है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहां पर है, वो और भी पीछे हैं, और भी बैकवर्ड है। जैसे हमने देखा ना, अफ्रीका के देश लें वो काफी पीछे, इंडिया जैसे वो मिड में है अभी, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे वो ऊपर आ चुके हैं काफी। तो इस प्रकार से स्टेजेस थी। तो ये था वो सभ्यता आईवीसी। यहां पर जो शहर मिले ना हमको, वो काफी शानदार थे, काफी अलग थे। अब शुरुआत कैसे होती है इसकी, कैसे डिस्कवरी हुई? ठीक है, देखो हुआ ये था 1853 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, इस व्यक्ति ने क्या किया 1853 में, इसको एक सील मिली। सील मतलब एक स्टैम्प थी उस समय की जो उपयोग में थी, पत्थर की बनी होती है, टीटाइट नाम का पत्थर था, उसमें ना कुछ लिखा हुआ था, कुछ लेटर्स थे और एक पिक्चर बनी हुई थी, बुल की पिक्चर। उसको इसकी अहमियत समझ में नहीं आई, उसने सोचा चलो ऐसे ही कुछ होगा, उसने इग्नोर किया। फिर जाकर क्या हुआ, इस समय अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे, इंडिया के ऊपर कब्जा था उनका, तो उन्होंने ट्रेन की लाइनें बिछानी शुरू करी। अब ट्रेन की लाइनें बिछाई थी, अब उसमें जो उस टाइम तो लकड़ियाँ उपयोग में थी, लकड़ियाँ लगाई जाती थी ट्रेन की पटरियों के नीचे स्लीपर्स के तौर पे। तो लकड़ियाँ खत्म हुई तो उनको बोला कि भाई आसपास जो भी तुम्हें दिखे ईंट वगैरह, सही से ईंटें दिखे उसको ले आओ। तो जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया, ये जो रावी नदी के आसपास पंजाब का इलाका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, यहाँ पर जो पत्थर थे, ईंट थी, उसको वो लेके आए। अब वो ईंट उनको नहीं पता था मजदूरों को कि ये ईंट आज से 5000 साल पुरानी है। 1921 में दयाराम सैनी इसने ढूंढा, इसने बोला कि भाई ये ईंट जो तुम ले रहे हो, ये तुम्हें पता है इसकी अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो शहर का प्रतीक है, ये आम ईंट नहीं है, ये जली हुई ईंटें थी, बर्न्ड ब्रिक्स, जिसको जलाकर बनाया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है, 5000 साल पहले ऐसी ईंट जो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, खराब नहीं हो रखी है। ये दिखाता है कि उस समय की सभ्यता कितनी एडवांस थी, क्या क्या उन्होंने चीजें बना रखी थी। तो दयाराम सैनी ने खोज करी, इस पूरी की पूरी यहां पर इलाके में खुदाई करवाई, और जब खुदाई करवाई तो रवि नदी के पास का इलाका था ये, तो एक पूरा का पूरा शहर दिखा। उस शहर को नाम दिया गया हड़प्पा। ये पहला शहर जिसे डिस्कवर किया गया, खोदा गया, एच का वेट बोलते हैं इसको, खुदाई करी गई पहले शहर की, उसका नाम था हड़प्पा, और तभी से नाम आया हड़प्पन सभ्यता। ठीक है, अब जब ये करा दयाराम सैनी ने, तो अगले ही साल 1922 में पाकिस्तान के सिंध में
इसी सिंधु नदी के पास एक और शहर की खुदाई करी गई और मिला नया शहर, उसको नाम दिया गया मोहनजोदारो। जोदारो। और किसने करी? आरडी बैनर्जी ने। मोहनजोदारो ये नाम दिया गया 1922 में, अगले ही साल आरडी बैनर्जी खोज करी। तो समझ में आया जब हमने इन शहरों को पढ़ा कि भाई ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये आम चीज नहीं है, बहुत अलग चीज है ये, राइट। अब देखो, अब इसकी पूरी की पूरी की जाएगी स्टडी, है ना। अब स्टडी कैसे की जाएगी? हम कोशिश करेंगे निकालने की कि इसका समय क्या था, कब ये सभ्यता आई थी, समय निकालने की कोशिश करेंगे। अब समय कैसे निकाला जाता है? टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, उसको बोलते हैं कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट होता है C14 बोलते हैं उसको, C14। हर एक जो जीवित वस्तु होती है उसमें C14 एक एलिमेंट होता है, और ये बहुत धीरे धीरे घटता है। तो कितना ये घट गया, उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई ये कितना पुराना है। तो जो चीज हमको यहां से मिली, जैसे हड्डियां मिली, बीज मिले हमें प्लांट्स के, वीट अनाज के दाने मिले, चावल के भी दाने मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो अनुमान लगाया, आमतौर पे कहा जाता है कि 2600 बीसी से लेकर, बीसी से लेकर ऑलमोस्ट 1400 या 1700 तक इनका कहा जाता है। एक मिनट, 2600 बीसी से लेकर आप मान सकते हो उसको 1750 तक कहा जाता है। एक ऐसा फेज था इस सिंधु घाटी सभ्यता का जब ये बिल्कुल अपने पीक पे थी, डेवलपमेंट सबसे बेहतरीन। शुरुआत तो कहा जाता है, देखो कोई भी जब सभ्यता बनती है, अगर मान लो हमारे इलाके के अंदर अगर विकास आएगा तो एकदम से तो है नहीं कि रातों रात सब कुछ बदलेगा, धीरे धीरे करके बदलेगा। तो यही हुआ होगा यहां पर भी, धीरे धीरे करके विकास हुआ होगा, यस और नो। और फिर क्या हुआ है, ये विकास जो हुआ वो फिर से खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि अगर रहता तो हमें पहले से पता होता, हमने तो खुदाई करके निकाले, शहर दफन हो चुके थे पूरे, यानी ये जो शहर अपने चरम पर थे ये खत्म भी हो गए। कैसे खत्म हुए, कई सारे कारण हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो शुरुआत होती है, कहा जाता है 3300 बीसी से ही शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, शहर बनने शुरू हो जाते हैं, और 2600 बीसी पर ये अपने पीक पर होते हैं, 1750 तक ये अपने पीक पर रहते हैं। उसके बाद इसका फिर पतन होना शुरू हो जाता है, गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये एरिया कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था। अगर मैं आपको इसका एक्सटेंट बताऊं इस सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कहा जाता है उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर में जम्मू कश्मीर में है मंडा, जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी पे है ये मंडा। दक्षिण में कहा जाता है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है ये, प्रवरा नदी बोलते हैं इसको, दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और ईस्ट में, पूर्व में जो है वो है अलामगीरपुर, यह है नीवर है हिंडन। और जो वेस्ट में है पूरा का पूरा इलाका, उसको बोलते हैं सुदका जंडर, बालूचिस्तान में, बालूचिस्तान में है ये। रिवर जो है वो है दस्त रिवर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एक तरह से कि भाई कहां से कहां तक फैले। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं इंटरेस्टिंग सी, वो ये है कि ना इसके भी ऊपर, मंडा के भी ऊपर एक जगह है, उसको बोलते हैं शोरतुगाई। वहां पर इन्होंने क्या बना रखा था, अपना एक स्टेशन, स्टेशन बिल्कुल स्टेशन। कैसा स्टेशन, हमको क्या करना है, व्यापार करना है दूर दूर जाके, तो बीच में कोई हमने क्या बनाया, एक स्टेशन बनाया कि यहां पर आके हम ठहर सकते हैं। शोरतुगाई एक ऐसा उन्होंने अपना एक स्टेशन बनाया, राइट। तो ये है आपका एक्सेंट हमने देख लिया, ठीक है। ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये सब कुछ देख लिया हमने। देन देखो अब इसमें पढ़ना क्या क्या होता है हमें। आपको ये तो समझ आया कि हाँ भाई शहर बन रहे हैं, लेकिन शहर मैं बोल रहा हूँ एडवांसमेंट काफी ज्यादा, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सारी की सारी जो भी साइट हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट को हम डिस्कस करेंगे कि वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि शहरों की विशेषताएं क्या थी, क्या था यहां पे, ठीक है। सिटीज, सिटीज शहर की अगर मैं विशेषताएं बताऊं आपको,
देखो आपने पढ़ा होगा, वो नहीं पढ़ा तो आप यहां पे सुनिए। यहां पर रोड बिल्कुल ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसको, 90 डिग्री के एंगल पर हर एक रोड काट रही है, यानी इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम इसको मतलब होता है, इसका मतलब कि जो रोड है ना, सड़कें हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं एक दूसरे को, यानी सड़कें चल रही हैं ऐसे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर रोड काट रही हैं, सड़कें काट रही हैं। इन्होंने क्या किया, घर बनाए, जो घर बनाए वो इस तरह से इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और ध्यान से सुनना इस बात को, ये है मेन रोड, मान लो ये है मेन रोड, जो ये मेन रोड है। कहा जाता था कि मेन रोड 9 मीटर तक चौड़ी थी, 9 मीटर तक चौड़ी थी मेन रोड्स, ये मेन रोड है। अब इन्होंने जो घर बनाए ना, घर का कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की मेन रोड की तरफ नहीं थे, मेन रोड की तरफ नहीं थे। आमतौर पे हो सकता है कि हाँ भाई धूल मिट्टी से बचाने के लिए, कि धूल मिट्टी ना आए इस कारण से, तो कोई भी जो घर की खिड़कियां थी, दरवाजे थे, वो मेन रोड की तरफ नहीं थे, दूसरी साइड थे, राइट। अब इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम, रोड बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। इन्होंने जो घर बनाए, उन घरों से, जैसे हम देखते हैं नालियां होती हैं, है ना, घर से जो भी पानी निकलता है वो नालियों के थ्रू फिर बहता हुआ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बड़ी चीज थी इस टाइम की। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ी चीज थी ये, ड्रेनेज सिस्टम इस टाइम की तो काफी बड़ी चीज थी, ठीक है। तो इसके बाद ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, सिंपली कि जो पानी है घरों से जो आता है, वेस्ट वाटर, ठीक है, वो बाथरूम से जो पानी जा रहा है वो एक नाली से बहता हुआ जाएगा। आजकल तो हम देखते हैं कि नालियां ओपन होती है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन इस टाइम जो नालियां थी, ड्रेन्स थे, नालियां थी, वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी। और साइड साइड में ही ना, दूर पास पास में ही हमने बना रखे थे मैन होल, कि अगर मान लो ब्लॉक हो गया पानी कहीं पे, तो वहां पर जाकर उसको अनक्लॉग कर दिया जाए, यानी सही कर दिया जाए, ताकि पानी फिर आराम से वहां से बह जाए। तो ये भी बहुत बड़ी चीज थी, यानी ये दिखाता है कि भाई इन्होंने कितना ज्यादा फोकस किया हाइजीन और सैनिटेशन पर, है ना, हाइजीन पे, सैनिटेशन पे, साफ सफाई पर कितना फोकस किया। आज हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, बट ये तो इनके पास पहले से ही सोचा इन्होंने कि भाई हाइजीन पे, सैनिटेशन पे फोकस काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। इसके बाद देखो, इन्होंने जो ईंटों का उपयोग किया घर बनाने के लिए, वो ईंटें जली हुई ईंटें थी, बर्न्ट ब्रिक्स थे वो, बर्न्ट ब्रिक्स, जली हुई ईंटें, बर्न्ट बोलते हैं, जली हुई ईंटों को भी इन्होंने उपयोग किया घर बनाने के लिए, राइट। इसके बाद देखो, और जो ईंटें थी ना, ऐसे भी नहीं कि कुछ भी हम ईंटें बना रहे, नहीं, ईंटों को एक रेशो में इन्होंने, जो हमें ईंटें मिली मैक्सिमम, वो सब की सब एक रेशो में है। जैसे मान लो 1:2:4 की रेशो में है। अगर मान लो 7 सेंटीमीटर की मानो, तो 7, 14 और 28 इस रेशो में 1:2:4 की रेशो में है जो ईंटें हमें मिलती है वहां पर। इसके बाद देखो, कहीं कहीं पर हमें क्या देखने को मिला कि हर जगह पे, जैसे रात के टाइम में हमारे यहाँ तो क्या होते हैं, लगी होती है स्ट्रीट लाइट, सड़कों पे लाइट लगी होती है। इन्होंने भी वहां पर जैसे मशाले होती है ना, रखी जाती हैं, वो रखी हुई थी रोशनी के लिए सड़कों पर ही, राइट। ये भी एक खास बात है इनकी। इसके अलावा देखो, इन्होंने कहा जाता, कहीं कहीं पे तो हमें देखने को मिला कि डस्टबिन है, कूड़ा है अगर, वो वहां फेंक सकते हो आप, डस्टबिन भी देखने को मिले हमें, राइट। तो ये दिखाता है कि हाँ भाई शहर बन चुके थे। देखो आमतौर पे सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है ना, कि जब इंसान एक लेवल अचीव कर लेता है, सभ्यता, कि वहां पर अब शहर बन रहे हैं, डेवलपमेंट, विकास हो रहा है, तो ये सभ्यता को जन्म देता है ये चीज। और ये चीज हमें यहां देखने को मिली, क्योंकि उस टाइम विश्व में कई कई जगहों पर शहर बन रहे थे, सभ्यताएं बन रही थी। जैसे मेसोपोटामिया, सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है, राइट। मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स 2 नदी हैं, वहां बसी थी। अगर मैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करूं, वो नाइल नदी के आसपास बसी हुई थी। और चाइना में हुआंग हो नदी, जिसके अराउंड सभ्यता, चाइनीज सभ्यता बसी थी। और इंदस नदी और सरस्वती नदी, जिसके आसपास ये सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन या इंदस वैली सिविलाइजेशन ये बसी हुई थी। इन चारों सभ्यताओं में
सबसे जो चरम पे थी वो सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जली हुई ईंटें जो यहां देखने को मिली ये कहीं देखने को नहीं मिली। जो एरिया था इस सभ्यता का, इतना विशाल एरिया किसी भी सभ्यता का नहीं था, ना वो चाइनीज का था, ना वो मेसोपोटामिया का था, ना वो इजिप्शियन का था। ठीक है, तो अब देखो शहर बन चुके हैं और अब इनके ना हम कुछ समाज के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भाई यहां पर हमें पता क्या चला, हमने क्या क्या अनुमान लगाया। क्योंकि देखो जो यहां पर लिखा हुआ मिला है ना वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए। इसको बोलते हैं डेसिफर, इसको बोलते हैं डेसिफर करना। हम आज तक समझ नहीं पाए कि वो लिखा हुआ है तो कि वो क्या लिखा हुआ है। डेसिफर हम नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उन्होंने जो लिखा है ना, सिंबल्स बना रखे हैं, कुछ फोटोज पिक्चर्स भी बना रखी हैं। यहाँ पे पिक्टोग्राफिक बोलते हैं, पिक्चर भी है सिंबल भी है, दोनों हैं। और इनके लिखने का स्टाइल ना कुछ अलग था। ये पहले लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, मान लो ऐसे लिखा है इन्होंने, यहां से लेके यहां पर। अगली लाइन हम यहां से शुरू करते हैं, बट ये फिर यहां से शुरू करते हैं, फिर दोबारा यहां से शुरू करेंगे, फिर ऐसे शुरू करेंगे। इस स्टाइल को बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन, पहले राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, फिर वो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। तो ये स्टाइल था इनके लिखने का। लेकिन जो इन्होंने लिखा ना हम समझ नहीं पाए। तो हमने क्या किया, हमने अनुमान लगाना शुरू किया। अनुमान हम कैसे लगाते हैं समझना। देखो हमें यहां पे ना जो चीजें मिली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर हमें ना एक सील मिली, कई सारी सील्स मिली है, मैक्सिमम सील्स मिली है, बट सील में ना एक चीज मिली। सील में कुछ बना हुआ था जिसको हमने नाम दिया पशुपति महादेव। पशुपति महादेव। इसमें क्या था, एक ना योगिक पोजीशन में योगा करते हुए एक बैठे हुए हैं जिनको शिव जी माना जाता है, द एनिमल्स के भगवान, गॉड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इनके आसपास काफी सारे जानवर हैं। जैसे इनकी ना राइट साइड में यहां पर हम बात करें, एलिफेंट है राइट साइड में, टाइगर है। इनके पैरों के नीचे, क्योंकि ये योगिक पोस्चर में है, इनके पैरों के नीचे 2 हिरन है, डियर, हिरन। इनकी लेफ्ट साइड में यहां पर भी एनिमल्स हैं, जैसे राइनो है, बफेलो है, राइट। ऐसे एनिमल्स हैं यहां पर, राइट। तो ये सील हमें मिली। हमने इससे अंदाजा लगाया कि शायद ये इनके पूजनीय होंगे, इसकी पूजा, इसको मानते होंगे, भगवान वर्शिप किया होगा इन्होंने, पूजा होगा इनको, राइट। इसके अलावा हमें एक सील मिली, वो सील थी, उसको बोलते हैं मदर गोडेस। इस सील में क्या था कि ना एक लेडी है और उनके जो एम्ब्रॉय है यानी बच्चादानी है, वहां से ना एक पौधा बाहर निकल रहा है। वो साइन था फर्टिलिटी का, प्रजनन का, कि कैसे ये देवी प्रजनन की देवी मानी जाती है, फर्टिलिटी की देवी मानी जाती है, राइट। तो मदर गोडेस की हमें सील में देखने को मिली। इवन मदर गोडेस को तो हमें टेराकोटा का एक पूरा फिगर भी देखने को मिला, राइट। इसके अलावा देखो सील तो यूनिकॉर्न की भी मिली है, यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न क्या था, एक जानवर है, जैसे हम देखते हैं ना बैल होता है उसके तो पीछे हम्प होता है, हम्प होता है ना, हम्प। तो यूनिकॉर्न में वो हम्पलेस है, यानी हम्पलेस है, कोई हम्प नहीं है उसके जो पीठ में होता है जानवरों के, वो हम्प नहीं है वहां पर, हम्पलेस है वो, राइट। यूनिकॉर्न सील हमें मिली, पशुपति महादेव की सील मिली, मदर गोडेस की सील मिली हमको। मदर गोडेस का तो फिगर भी हमको देखने को मिले टेराकोटा फिगर्स में भी। तो ये दिखाता है कि हाँ भाई ये लोग मानते थे, पूजा करते थे, रिलीजियस थे, धार्मिक थे, मानते थे। लेकिन हमें कोई भी मंदिर नहीं देखने को मिला, यहाँ पे कोई भी टेंपल देखने को नहीं मिला, कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है कि भाई जब ये मान रहे हैं, अगर ये इनको मानते हैं तो इन्होंने मंदिर क्यों नहीं बना रखा? मंदिर नहीं बनाया। आमतौर पे ये नेचर को वर्शिप, प्रकृति को पूजते थे। ठीक है, देन देखो अगर मैं बात करूं यहां की सोसाइटी के बारे में, समाज कैसा था, किस तरह का समाज था यहाँ का, कैसे लोग थे, क्या करते थे वो लोग। तो कहा जाता ना कि यहां पर जो लोग थे आमतौर पे वो लोग
ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे। और एक और चीज मैंने आपको बतानी रह गई यहां पर, शहर में ही, सिटीज के अंदर ही इन्होंने जो शहर बनाए ना, वहां पर हमें एक कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिला। वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या था कि एक तरफ शहर का एक हिस्सा हाइट पे है और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा वो नीचे है। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसको वो इन्होंने बोला सीटाडल, उठा हुआ हिस्सा, या इसको वो बोलते थे एक्रोपोलिस। ये उठा हुआ हिस्सा था शहर का, ठीक है। और यहां पर जो बिल्डिंग्स बनाई थी वो अहम बिल्डिंग थी। जो भी इन्होंने बिल्डिंग बनाई वो अहम बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। बड़ी बिल्डिंग्स का मतलब जैसे मान लो मोहनजोदारो के अंदर हमको मिला ग्रेट बाथ, जहां पर स्पिरिचुअल बाथिंग लोग क्या करते होंगे। हमें मिली ग्रेनरी, ग्रेनरी जहां पर जो अनाज था ना, जो कलेक्ट करते होंगे लोगों से टैक्स के रूप में, वो सारा का सारा अनाज वहां पर इकट्ठा किया जाता था। ये खजाना शायद होगा उनका, ग्रीनरीज उनका खजाना हुआ करती होंगी। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो यहीं पर ही पाई गई है। लेकिन एक और अहम चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी महल हमें देखने को नहीं मिला, कि हमें ऐसा लगे कोई महल, क्योंकि राजा अगर होता तो राजा को तो महल भी होता, लेकिन कोई बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर महल सा वो देखने को नहीं मिला। तो ये अनुमान लगाएगा कि शायद राजा यहां पे कंट्रोल नहीं कर रहा था। बट हाँ, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया और सब जगह पर सेम चीजें, बिना किसी सेंट्रल बॉडी के कोई कंट्रोल करने वाला होना तो पॉसिबल नहीं है। ये कोई तो होगा जिसने पूरा का पूरा ये प्लान बनाया होगा कि ये शहर यहां से लेके यहां तक इस तरह से बनेंगे। तो वो बॉडी, वो रूल करने वाली, वो गवर्निंग बॉडी, वो सेंट्रल बॉडी क्या थी, इस पर अभी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, ये है कि राजा नहीं होगा शायद, क्योंकि अगर राजा होता तो कहीं तो महल देखने को मिलता, ऐसा महल हमें कहीं देखने को मिला नहीं, ठीक है। तो यहां पर बड़ी बड़ी अहम बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। लोअर टाउन था दूसरा। लोअर टाउन, यहां पर आम लोग, आम जन वो रहा करते थे। इनके जो घर थे वो या तो सिंगल बिल्डिंग के, या फिर वो कभी कभी डबल स्टोरे, मतलब 2 मंजिला घर। वैसे तो आमतौर पे 1 मंजिले होते थे, 1 कमरे के भी हुआ करते थे, कभी कभी 2 मंजिला घर। इवन हमें देखने को मिला कि कुछ कुछ तो ऐसे थे उनके प्राइवेट कुएं थे। पानी लेने के लिए क्या होता है, कुएं बनाते हैं हम, कुएं खोदे जाते थे। तो कुछ के तो घर के अंदर ही कुआं था, और कुछ घर ऐसे थे उनके घर में नहीं था, लेकिन एक पास में ही दूर कहीं कुआं बना हुआ था, वेल, कुआं, जहां से वो पानी इकट्ठा करते होंगे। बाथरूम भी घर के अंदर बने हुए थे, राइट। और जो पत्थर लगा रखे थे वो थोड़ा झुकाव में, ताकि अगर कोई नहा रहा है तो पानी जो होगा वो आराम से बहता हुआ नीचे जाएगा। तो वो सोचने वाली बात थी कि इतना ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया, क्या सोचा था उन्होंने, राइट। तो लोअर टाउन और एक तरफ सिटाडल, सब जगह पर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पर 2 स्ट्रक्चर नहीं 3 देखने को मिले। जैसे देखो मैंने बोला ना, एक पार्ट क्या था, उठा हुआ पार्ट जिसको बोला सिटाडल, एक पार्ट नीचे का पार्ट जिसको बोला गया लोअर टाउन। लेकिन कहीं कहीं पर क्या मिला, एक जगह पर, कहीं कहीं पे नहीं, एक जगह पर, नाम था उसका धोलावीरा, हम पढ़ेंगे उसको। वहां पर हमें एक बीच का टाउन भी देखने को मिला, मिडल टाउन, मिडल टाउन, मिडल टाउन। और माना गया शायद यहां पर जो ऑफिसर्स होंगे ना, उस टाइम के अफसर लोग हुआ करते होंगे, अमीर लोग जो प्रशासन कर रहे होंगे आमतौर पे, वो लोग शायद ये मिडल टाउन में रहा करते होंगे। उसके ऊपर वो लोग सिटाडेल में रहा करते होंगे, और नीचे कॉमन मैन, आम लोग रहा करते होंगे। तो ये अनुमान लगाया गया, राइट। अब देखो, समाज की मैं बात कर रहा हूं, सोसाइटी की, तो आपको कुछ मैं बताता हूं इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां पर उस टाइम के जो लोग थे ना वो फैशनेबल थे, फैशनेबल। आज बहुत सारे लोग कानों में बालियां पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, हाथों में भी रिस्ट वगैरह कुछ पहनते हैं, लेकिन उस टाइम के लोग भी फैशनेबल थे। वो लोग बीड्स बोलते हैं, बीड्स, बीड्स इसको पहना करते थे। बीड्स, मालाएं बनाई अपने गले में पहनने के लिए, इवन रिस्ट में जो आमतौर पे लड़के डालती हैं वो भी इन्होंने बनाए थे। और हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिला, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके, डांसिंग गर्ल की एक हमें मूर्ति देखने को मिलती है मोहनजोदारो में ही, ब्रोंज की है पूरी, और बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट वो चीज़, राइट। तो फैशनेबल थे ये लोग। अपना टाइम पास कैसे करते थे, टाइम पास करने के लिए कभी कभी ये चेस खेला करते। चेस मिला हमको वहाँ खेलने के लिए, हमें टेराकोटा से बने हुए कुछ खेलने, बच्चों के खेलने की चीज़ें मिली, ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए आमतौर पे डांस भी करते होंगे, म्यूजिक भी, मतलब गाने वगैरह गाना जो आमतौर पे करते हैं लोग एंटरटेनमेंट के लिए, वो सब यहाँ के लोग किया करते थे, राइट। एक और बहुत अहम बात यहाँ के बारे में,
वो ये है कि इस टाइम का जो समाज था ना, वो फीमेल सेंट्रिक था। मतलब वहां पे औरतों की चलती थी, मैट्रियार्कल, जैसे आज के टाइम में पुरुषों की चलती है, लेकिन उस टाइम कहा जाता था कि औरतों की चलती होगी, मैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, मतलब फीमेल्स की चलती थी उस टाइम, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर काम क्या था, लोग काम क्या करते थे, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज है जो किसी भी चीज को सभ्यता का दर्जा देती है। कोई भी चीज ग्रो कब करती है, जब वो उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होती है, तो वहां पर विकास आता है, वहां पे टेक्नोलॉजी आती है। तो अर्थव्यवस्था, यहां के लोग क्या काम करते थे, यहां के लोग मेनली क्या काम करते थे, वो लोग थे ट्रेडर्स। और ये अनुमान भी लगाया गया कि जो लोग शायद यहां पे रूल करते होंगे ना, वो लोग ट्रेडर्स होंगे, व्यापारी होंगे, क्योंकि हमें ना ऐसा कुछ देखने को सिस्टम नहीं मिला। देखो, अगर मैं बोलता हूं राजा हुआ, अगर राजा होगा तो उसकी कुछ आर्मी भी होनी चाहिए, सोल्जर्स, है ना, स्टैंडिंग आर्मी, कि हाँ भी सोल्जर्स होने चाहिए। लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ये क्लियर करता हो कि यहां पर सोल्जर भी हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे। अब सिपाही नहीं थे तो ये लोग मैक्सिमम यहां पे क्यों नहीं थे सिपाही, क्योंकि इनका मेन काम था ट्रेड करना, व्यापार करना। सिपाही की जरूरत क्यों पड़ती है, लड़ने के लिए। इनको लड़ने में इंटरेस्ट नहीं था, इनका मेन था ट्रेड करना, व्यापार करना। और व्यापार करते हैं तो बहुत पैसा आता है, और पैसा आएगा तो उससे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट, विकास करेंगे। ये व्यापार कहां करते थे, ये व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरियाज के अंदर, इसके थोड़े बाहर, और उसके बहुत बाहर विदेशों के साथ मेसोपोटामिया तक पहुंच गए ये व्यापार करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, वहां बेचने के लिए, वहां तक ये पहुंच चुके थे। तो ये इंटरनल ट्रेड भी क्या करते थे, यानी आंतरिक ट्रेड, ठीक है, और ये एक्सटर्नल यानी बाहरी ट्रेड, दोनों ट्रेड क्या करते थे, ठीक है, दोनों ट्रेड क्या करते थे। अब देखो, इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, ट्रेडर्स थे ये, व्यापार करते थे। अब व्यापार क्या करते थे भैया, क्या करते होंगे व्यापार में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लोथल ये कॉटन एक्सपोर्ट करता था, इसलिए लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आईवीसी, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक्चुअल में इंग्लैंड में एक जगह है, एक शहर है। यह शहर जब औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, वो यहां पर आई थी, और यहां पे कॉटन की बहुत सारी मिल लग रखी हैं, जहां से कॉटन का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये लोगों ने भी क्या किया, कॉटन का एक्सपोर्ट किया। इन्होंने ये लोग क्या करते थे, देखो व्यापार करने का मतलब है मैं कुछ सामान बेच भी रहा हूं और कुछ सामान खरीद भी रहा हूं। ये सामान खरीदते थे, हाँ जी खरीदते थे। अब कॉपर, राजस्थान के खेतरी माइन है, खेतरी है राजस्थान के अंदर, खेतरी माइंस है, वहां पर कॉपर इनको मिल जाता है, तो कॉपर वहां से आता है। अब टिन भी चाहिए ब्रॉन्ज बनाने के लिए, क्योंकि ब्रॉन्ज बनेगा तो कॉपर और टिन चाहिए आपको। तो कॉपर तो मिल गया इनको राजस्थान के खेतरी से, टिन मिल रहा इनको अफगानिस्तान से, गोल्ड कर्नाटक से लेके आ रहे हैं। तो प्रीशियस स्टोन, जिसमें एक इंपॉर्टेंट था लैपिस लजोली, पत्थर, कीमती पत्थर, इसका ये लोग व्यापार करते थे, बहुत ही अहम था ये लैपिस लजोली। इस पे ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और व्यापार भी कहां, दूर दूर तक जाके कर रहे हैं। अब हमको पता कैसे चला कि ये लोग मेसोपोटामिया के साथ भी इनके लिंक थे, क्योंकि जो सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, ये सील हमको मेसोपोटामिया में भी मिली। मेसोपोटामिया की जो सील थी, उस सील में आईवीसी के सिंबल यूज हो रखे थे, और वो सील भी हमको आईवीसी के साइट्स में मिली। तो इससे क्लियर हो गया कि हाँ, दोनों के बीच में व्यापार था, ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो चलो व्यापार तो ठीक है, इसके अलावा और क्या करते थे ये, खाने के लिए क्या करते हैं, खेती, तो ये लोग खेती भी करते थे, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ये लोग गेहूं, राइस, क्योंकि देखो राइस काफी इंपॉर्टेंट बनता है, काफी सारे क्वेश्चन भी आ रखे हैं इसमें से, कई सारे पेपर में पूछा गया है कि चावल के जो हमें मिले एविडेंस, सबूत, वो कहां से मिले, किस साइट से मिले, तो वो साइट है लोथल से मिले हमको, ठीक है। इवन रंगपुर, वो भी गुजरात के अंदर ही है, वहां से भी हमको इस राइस के हमें एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई किस किस तरह की ये खेती कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उगा रहे हैं अगर हम बात करते हैं उसकी, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं ट्रेड की बात करता हूं, तो देखो ट्रेड में गोल्ड, कोलर कर्नाटक से आ रहा है, सिल्वर ये अफगानिस्तान से ले रहे हैं, कॉपर खेतरी माइन से आ रहा है, लैपिस लजोली अफगानिस्तान से ले रहे हैं, स्टीटाइट जिसमें काफ़ी सारी सील्स बनाते हैं
वो स्टीटाइट ये ईरान से, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये लोग खजूर भी उगा रहे हैं यहाँ पर, डेट्स, खजूर, मस्टर्ड, सरसों, इसकी भी खेती कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, राइट। तो ये सारी खेती कर रहे हैं यहाँ पर। जानवरों को भी पालते थे ये लोग, एनिमल्स को पालना, कई सारे एनिमल्स का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे गोट हो गया, बफेलो हो गया। एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा कि गाय का, काऊ का कोई भी हमें सबूत देखने को नहीं मिला। नो एविडेंस ऑफ गाय, काऊ, काऊ, काऊ यानी गाय, गाय का हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला कि गाय थी, नहीं, कोई एविडेंस नहीं हमारे पास। एक और है, काफी मतलब ये है असमंजस है यहाँ पर, कंफ्यूजन है, वो है हॉर्स, घोड़ा। क्योंकि ना हमें हड्डियां देखने को मिली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुरकोगला, यहाँ पर हमें ना कुछ हड्डियां मिली। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हड्डियां शायद घोड़े की हों, बट पूछा भी गया था एक बारी, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि क्या घोड़े के भी एविडेंस है वहाँ पर, तो यूपीएससी ने तो देखो अपने आंसर की में कहा कि नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग है, तो हमें यही माना कि हॉर्स के भी शायद एविडेंस हमें नहीं मिले, बट ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन में है, अभी असमंजस है यहाँ पर हॉर्स में, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे बस साइट्स के बारे में कि कौन कौन सी इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर मैं और कुछ बात करूँ, हाँ देखो सभ्यता में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेट, वेट। अब सभ्यता के अंदर जैसे हम देखते हैं आज कि मुझे कुछ भी सब्जियां तोल ली हैं तो वो वेट लगाता है वहां पर। क्या इनको भी वेट का पता था? इन्होंने भी वेट के सिस्टम बनाए, और बनाए किस में पता है आपको? इन्होंने जो बनाए ना उसमें 16 के मल्टीपल में बनाए। क्या मतलब था इसका 16 के मल्टीपल में? अगर इनको किसी भी चीज़ का वेट करना है ना, जैसे हमारे यहाँ पे देखो 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे ऐसे होते हैं, तो इनके यहाँ पे 16 के मल्टीपल के थे। मान लो 16 हो गया, फिर 32 का होगा, फिर 64 का हो गया, ठीक है, 48 का हो गया, इस प्रकार से ऐसे चलते चलते 16 के मल्टीपल्स में इनके वेट थे। मेजर जो वेट हुआ करते थे वो 16 के मल्टीपल्स में हुआ करते थे। इवन इन लोगों को अगर मेजर करना है, मेजर नापना है, जैसे मान लो कपड़ा मेरे को सिलना है, तो कपड़ा सिलने के लिए तो मुझे नापना पड़ेगा, हाँ भाई कितना मीटर है, कितना कुछ है, तो इन्होंने स्केल भी बनाया नापने के लिए, कपड़े को नापने के लिए। इवन इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो कपड़े से मुझे याद आया, कॉटन, कॉटन, सबसे पहले जो कॉटन पैदा हुआ ना वो था मेहरगढ़ में, और ये मेहरगढ़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। मेहरगढ़ कहा जाता है यहीं से ही सारी की सारी साइट्स डेवलप होनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो मेहरगढ़ में कॉटन हुआ था, इसलिए कॉटन कहा जाता है। आईवीसी के जो लोग थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को उगाया। इसी वजह से जो मेसोपोटामिया था उसने इनको बोला सिंडोन, सिंडोन कॉटन की उसमें, कि हाँ भाई कॉटन आता है यहां से, इसलिए सिंडोन, राइट। देन देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अब हम पढ़ेंगे साइट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, राइट। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जिसका हमने जिक्र किया था, राइट। हाँ आपको मैं एक और चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से। इसने तो 1853 में किया था, जो सील मिली थी इसको, आपको याद आया तो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, सील मिली है इसको और अहमियत नहीं समझ में आई तो इसने इग्नोर किया। बट आगे जाकर फिर जब 1921 में दयाराम सैनी और फिर 22 में आर डी बनर्जी उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो ढूंढे, उसके बाद तो फिर खोज शुरू हो गई और हमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिले जिनके हमने नाम दिए। अब नाम किस आधार पे दिए? जैसे मैं बोलता हूँ लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, भिराना, फरमाना, चानूदारो, कालीबंगन, ये सारे नाम लिए तो कैसे लिए हमने? देखो वो ना जैसे आज गांव होते हैं ना हमारे आसपास, देखो गांव के अलग अलग नाम होते हैं, तो जो भी गांव था ना वहाँ लोकल का, तो जो भी गया वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करने के लिए, तो पहले ही डिसाइड हो गया कि भाई जो भी यहाँ मिलेगा उसका नाम हम इसी गाँव के नाम पर रख देंगे। तो इस तरह से नाम दिए गए थे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा गया कि भाई ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम किसने दिया? तो आप याद रखना इस नाम को दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। किसने दिया इसको? जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इस नाम को दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल ने दिया, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था। सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम शहर, आगे जाके पता चला कि मैक्सिमम शहर जो हमें मिले जब हम नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, यहां नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें देखने को मिला कि मैक्सिमम शहर
मैक्सिमम शहर इस सरस्वती नदी के आसपास मिल रहे हैं, सरस्वती नदी के आसपास मिल रहे हैं। किस नदी के आसपास मिल रहे हैं? सरस्वती नदी के आसपास मैक्सिमम शहर देखने को मिले हमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैक्सिमम शहर किस नदी के आसपास देखने को मिले हमें? सरस्वती, जिसको आज क्या नाम दिया जाता है? घाघर हाकरा। घाघर जो इंडिया में फ्लो करती है, सीजनल है, पानी नहीं है इसमें, बारिश होती है तो पानी फ्लो करता हुआ दिखता है, बट पानी है नहीं, सीजनल बोलते हैं इसको हम। हाकरा वो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लो करती है, तो घाघर हाकरा, इसके आसपास हमें मैक्सिमम साइट्स देखने को मिली, राइट। अब इसकी सबसे बड़ी साइट कौन सी है? थोड़े फैक्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ी साइट, तो सबसे बड़ी साइट पहले मानते थे मोहनजोदारो, लेकिन अब राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर वो सबसे बड़ी साइट है। राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट, ठीक है। अच्छा, एक और अभी आया था कि सबसे पुरानी साइट कौन सी होगी? ओल्डेस्ट साइट, सबसे पुरानी साइट वो है भिराना। भिराना सबसे ओल्डेस्ट साइट वो है भिराना, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े फैक्ट्स थे, ठीक है। यहां पर देखो जैसे लिखा हुआ है कहां से कहां तक फैली है, अफगानिस्तान को भी ये कवर कर रहा है, यहां देख पा रहे हो आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां तक ये फ्लो कर रहा है पूरा का पूरा। इवन इंडिया का पूरा नॉर्थ वेस्ट का इलाका, इंडिया का उत्तर और पश्चिमी इलाका, वो सारा का सारा कवर है एरिया, ठीक है। तो यहां पर ये सभ्यता आई। नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट साइट की हम बात करें, वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिला, यहां का मैं ऐड करूंगा इसमें। देखो पहले देखो आप, हड़प्पा सबसे पहला शहर 1921 पंजाब के अंदर, कौन सी नदी के आसपास? रवि नदी के आसपास। किसने ढूंढा इसको? दयाराम सैनी ने ढूंढा। क्या क्या देखने को मिला हमको यहां पर? देखो इसने यहां पर दिखाया एक स्टोन डांसिंग नटराज, चलो ठीक है, नटराज की एक मूर्ति स्टोन की बनाई हुई वो हमें देखने को मिली। इसके अलावा देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमको 6 ग्रेनरी, इसको लिखना शुरू कर सकते हो आप, 6 ग्रेनरीज, अनाज के भंडार, 6 अनाज भंडार, और उनकी भी 2-2 रो, 2 रो में, जैसे एक मान लो 6 हमें मिले, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बना रखा है, ये पूरा का पूरा, एक यहां पर है एक यहां पे, 2 रो बना रखे हमने, ऐसे ही एक और, ऐसे ही एक और, ऐसे एक और, ऐसे 6 अनाज भंडार बड़ी बड़ी दीवारों से इन्होंने बना रखे हैं, वो जहां पर ये क्या करते हैं, अनाज रखते हैं, ठीक है। और बनाया भी ऐसे कि वो अनाज खराब भी ना हो, सड़े ना वो अनाज, इस प्रकार से इन्होंने बनाया सिस्टम पूरा का पूरा। तो 6 ग्रेनरीज हमको यहां देखने को मिली हड़प्पा के अंदर। और क्या देखने को मिला हमको हड़प्पा के अंदर? हमें यहां पर देखो जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनके क्वार्टर बनाए गए, तो मजदूरों के क्वार्टर भी हमको यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा देखो यहां पर हमको वही सील जो मैंने बताया आपको, मदर गोडेस की सील, जहां पर दिखाया जा रहा है कि एक महिला है, उनके एम्ब्रोए से एक फ्लावर बाहर निकल रहा है, पौधा बाहर निकल रहा है, जो दिखाता है फर्टिलिटी को, प्रजनन को, तो उसकी सील हमको यहां देखने को मिली। इसके अलावा देखो यहां पर ना हमको स्टोन के सिंबल, जैसे हमने जब डिस्कस किया था ना कि रिलीजियस उसमें, रिलीजन में, धर्म में, धार्मिक उसमें, कि पशुपति महादेव को ये लोग पूछते थे, मदर गोडेस को ये लोग पूछते होंगे, प्रकृति को ये लोग पूछते होंगे। इसके अलावा देखो इन लोगों ने, जो आज हम शिवलिंग को पूछते ना, और फीमेल के योनि के सिंबल्स, इनको भी इन्होंने पूजना शुरू किया। तो हमें यहां पर स्टोन के ऐसे सिंबल हड़प्पा के अंदर देखने को मिले, लिंग के भी और योनि के भी, जो पूजे गए थे, राइट। इसके अलावा देखो यहां पर कॉपर का स्केल हमें देखने को मिला है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां लिख लेते हैं इसको, यहां पर R37 और H टाइप ब्यूरल ये देखने को मिला। क्या मतलब है इसका बताता हूं मैं आपको। देखो हमें ना हड़प्पा में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, और उस कब्रिस्तान को हमने कोड दे दिया R37। पूरे के पूरे शरीर को दफनाया गया था मिट्टी के नीचे, तो R37 वो कोडिफाई कर दिया हमने, उसको कोड दे दिया एक, राइट। तो उस तरह का ब्यूरल भी हमको यहां देखने को मिला। यहां पर देखो जो बर्तन उपयोग में थे, बर्तन वो बर्तन थे ब्लैक ऑन रेड। कौन सा था वो बर्तन? मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बने लाल रंग के, पूरा का पूरा बना, पूरा मिट्टी का बर्तन लाल रंग का, और उसमें हमने क्या किया, ऊपर से ब्लैक रंग से पेंट करना, डिजाइन सा बनाना शुरू कर दिया। तो ब्लैक ऑन रेड बोलते हैं इसको,
ब्लैक ऑन रेड, कि रेड रंग की जो हमारा बर्तन था मिट्टी का, उसके ऊपर हमने ब्लैक रंग से सजाना शुरू कर दिया, कलर करना शुरू कर दिया, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमको एक कॉपर का शीशा भी देखने को मिलता है, शीशा, मिरर, कॉपर का, ऐसा नहीं जो आज हम यूज़ करते हैं, कॉपर का एक मिरर, ये भी हमें देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। वो तो आम सी बात है कि हाँ, ये लोग डाइस जो हम खेलते हैं ना, लूडो वगैरह, ये लोग खेला करते थे, तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिला, राइट। अब अगला आता है, देखो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 1922 में पंजाब में है ये, सिंधु नदी, इंदस नदी के अराउंड है ये। आर.डी. बैनर्जी ने इसको ढूंढा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक मिला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ एक्चुअली क्या था, एक इन्होंने बनाया अपना स्विमिंग पूल, और ये ऊपर वाले में है, सीटाडेल में है पूरा स्विमिंग पूल, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाया। पानी के आने की व्यवस्था भी है और उस पानी के जाने की व्यवस्था भी है। जो लोग यहाँ पर स्नान करने आएंगे उनके कपड़े बदलने की वहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, कमरे हैं वहाँ पर। इसके अलावा ऊपर चढ़ना इसके और नीचे आना, उसके लिए सीढ़ियाँ बन रखी है यहाँ पर। तो ये माना जाता था ना, ये जो ग्रेट बाथ होगा, शायद ये स्पिरिचुअल किसी धार्मिक अवसर पर यहाँ पर लोग नहाते होंगे, तो उसके लिए शायद ये बनाया होगा, ठीक है। तो ग्रेट बाथ। इसके अलावा एक ग्रेट ग्रेनरी, बहुत ही बड़ा अनाज भंडार, इवन इसको तो मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहा गया है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये ग्रेट ग्रेनरी, सबसे बड़ी बिल्डिंग, अनाज भंडार, सबसे बड़ा अनाज भंडार मोहनजोदारो का, ये यही देखने को मिला। इसके अलावा हमें यहाँ पे ना एक डांसिंग गर्ल की, डांसिंग गर्ल, उसकी ब्रोंज की डांसिंग गर्ल, ब्रोंज इमेज हमें देखने को मिली, ब्रोंज की इमेज। ब्रोंज से एक मूर्ति बनाई 10.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये मूर्ति बहुत ही मतलब बारीकी से बनाई हुई थी, बहुत ही बारीकी से, न्यूड थी, बिना वस्त्र के थी, और जिस टेक्निक से इस मूर्ति को बनाया गया उस टेक्निक को बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या थी, क्या होता है ना कि जैसे मान लो मुझे कोई भी मूर्ति बनानी है, तो मैं एक मोम लूंगा, वैक्स मोम, और उस मोम से ना मैं शेप दे दूंगा। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, क्ले से, वो भी गर्म किया हुआ क्ले, जलाया हुआ क्ले, फायर के साथ जो जला रखा है, उसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, सेट करूंगा, ठीक है। फिर उसको सूखने दूंगा, ठीक है, सूखने दूंगा और थोड़ा गर्म करूंगा, सूखेगी वो, जब बेक करूंगा मैं उसको, गर्म करूंगा, तो क्ले तो वैसे हो जाएगी, ठोस होगी, और जो अंदर का मोम है वो पिघल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, उसी में थोड़ा छेद करके जो ब्रोंज है, मेल्ट किया हुआ, पिघलाया हुआ ब्रोंज, उसको उस मूर्ति के अंदर डाल दूंगा, और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर मैं पत्थर मतलब हथौड़े से या तोड़ दूंगा बाहर के किले को, और बचेगी क्या, वो मूर्ति बचेगी। ये होता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो लोस्ट वैक्स टेक्निक से हमने डांसिंग गर्ल की वहां इमेज, काफी फेमस है ये, वो हमें मिली है यहां से। इसके बाद देखो एक बोलते हैं प्रीस्ट, पुजारी, सन्यासी टाइप का एक व्यक्ति, जिसकी आंखें हल्की सी बंद है और एक शॉल से ढकी हुई है उसने, और वो व्यक्ति, वो भी हमको यहां पर देखने को मिला है मोहनजोदारो के अंदर ही, राइट। हाँ, हड़प्पा में वैसे ना आपको अगर मैं बोलूं तो एक और आता है, रेड सैंडस्टोन का, लाल रंग का एक धड़, इंसान का धड़, पूरा का पूरा न्यूड है, पूरा मेल है, मेल टोर्सो बोलते हैं उसको, टोर्सो यानी धड़ है पूरा का पूरा, रेड सैंडस्टोन का। ये हड़प्पा में ही मिला हमको, रेड सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन का एक धड़ मिला हमको पूरा का पूरा। तो ये ना कुछ बातें हैं कि हमें किसकी साइड से क्या क्या चीजें मिली हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस वो दिखा रहा है कि हाँ भाई, फिर हम अनुमान लगाते हैं हिस्ट्री के अंदर तो कि हाँ भाई क्या होगा यहाँ का पूरा सिस्टम, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, प्रीस्ट मैन की मूर्ति हो गई, हमने यहाँ पे डांसिंग गर्ल की मूर्ति देख ली, यहाँ पर हमको पशुपति की सील देखने को मिली, पशुपति की सील, ठीक है। मैं आपको सील का कंसेप्ट क्लियर करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। सील क्या थी, सील क्या थी, ये सवाल होगा आपका। सील देखो जैसे आज ना मोहर होती है, हम ना मोहर लगाते हैं कहीं पर भी, ये वो सील होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, एक पत्थर हुआ करता, सॉफ्ट सा पत्थर, स्टीटाइट बोलते थे, मैक्सिमम सील इसी स्टीटाइट की बनाई गई। इसके अलावा दूसरे भी हुए, चर्ट हुआ, दूसरे भी उपयोग में आए, उनकी भी सील बनाई गई, लेकिन मैक्सिमम जो सील बनाई गई वो स्टीटाइट के बनाई गई। अब उसमें वो क्या करते हैं अपनी सील में, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी है कंपनी, वो क्या करती है अपना एक सिंबल बना देगी, कुछ चित्र सा, जानवर का चित्र, और उसमें कुछ लिख देंगे, ऐसा ही उन्होंने किया। अब क्यों किया होगा,
जैसे सपोज करो मुझे ना व्यापार करना है, मैं ट्रेडर हूं, अब मेरे को अपना सामान भेजना है, दूर भेजना है। अब जिसके पास वो गया उसको कैसे पता चलेगा कि ये सामान मेरा है? मैंने उसमें अपनी सील लगा दी, सील, अपनी सील लगा दी। अब सील कैसे लगाई? जो हम क्या करते हैं, जैसे सामान है, मान लो सामान लिया पूरा का पूरा, अब मेरे पास सील है, मैंने क्या किया, वहां पर एक और चीज होगी, पत्थर सा लूंगा मैं, सॉफ्ट सा पत्थर, और उसमें उस सील को मैं पंच कर दूंगा इस तरह से, तो उसमें भी वो निशानी आ जाएगी मेरी। ठीक है, अब समझ में आया? उसको बोलते हैं सीलिंग, वो है सीलिंग टेम्परेरी यूज के लिए, क्योंकि ये जब वो सामान निकालेगा तो उसको तोड़ देगा, समझ जाएगा इससे, अगर ये टूटी हुई नहीं है तो मतलब सामान सही आया है, अगर टूटी हुई आई है मतलब छेड़छाड़ हुई है, फोर्जरी, धोखाधड़ी तो नहीं हो रखी, ये चेक करने के लिए सील्स का भी निर्माण किया गया। ये सामान मेरा है ये कंफर्म करने के लिए सील का निर्माण किया गया। तो हमें अलग अलग तरह की सील मिली आमतौर पे। उसमें एक पशुपति सील थी, जिसमें मैंने बताया कि एक व्यक्ति योगिक पोस्चर में, आसपास जानवर हैं, राइट। तो वो पशुपति सील हमको कहां से मिली? मोहनजोदारो से मिली है। इसके अलावा देखो, मोहनजोदारो से मैं एक दो और बात करता हूं। मदर गोडेस का एक फिगर, वही मदर गोडेस का फिगर, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सील मिली थी हमको हड़प्पा से ही। फिगर टेराकोटा का एक बनाया हुआ फिगर हमको मदर गोडेस का मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद देखो हम आते हैं चाहनुदारो पे। चाहनुदारो कहां पर है? ये पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदारो के नीचे ही है, ठीक है, पाकिस्तान में। चाहनुदारो में एक पॉइंट याद रखना कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सीटाडेल नहीं है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, नो सीटाडेल, नो सीटाडेल, एकमात्र शहर जहां पर कोई सीटाडेल देखने को नहीं मिला, नो सीटाडेल, ये चाहनुदारो था। ठीक है, तो कहां पर है ये? सिंध में है, 1925 मैके ने इसकी खोज करी। ठीक है, हाँ लिखा भी हुआ है यहाँ पर वैसे, ओनली साइट विदाउट सीटाडेल, जहां पर कोई सीटाडेल हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, और क्या हमें मिला यहाँ पर? हमें यहाँ पे देखो चाहनुदारो में ना लिपस्टिक, बीड्स, यानी फैशन के जो सामान हमको देखने को मिले वो चाहनुदारो में देखने को मिले, इसलिए इसको कोई कोई लैंगटन शहर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लोथल, काफी इंपॉर्टेंट है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के अंदर है। खोज किसने करी इसकी? एसआर राव ने की, 1954 डेट लिखी हुई है, इतना याद करने की जरूरत नहीं कि डेट क्या क्या थी, बट हाँ एसआर राव ने करी, गुजरात के अंदर है लोथल। ये है डॉकयार्ड सिटी, पहला आर्टिफिशियल पोर्ट, बंदरगाह। अब ये चीज दिखाती कि ये लोग व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते। इन्होंने नाव जो बनती थी, शिप्स, वो सारी की सारी नाव यहां पर इसकी फैक्ट्री लगी थी, भाई रिपेयर करना है लोथल ले आओ, ठीक करनी है लोथल ले आओ। यहां से पूरा का पूरा एक डॉकयार्ड बनाया इन्होंने, आर्टिफिशियल, मैनमेड, इंसानों ने खुद से बनाया। वो पानी अगर ज्यादा आ गया तो उसको कम करने का भी इन्होंने एक जुगाड़ कर दिया, गेट बना रखा था एक, कि अगर ज्यादा पानी हो गया इकट्ठा उस डॉकयार्ड में तो कैसे कम करना है, गेट खोल दो वाला, पानी सारा का सारा चला जाएगा। कम पानी है तो आने का भी है कि हाँ भाई पानी को आने दो यहां से, ताकि पानी आ जाए यहां से। तो ये बहुत बड़ी बात थी, टाइडल पोर्ट बोलते हैं इसको। टाइडल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, टाइड्स के बारे में, कि पानी क्या करता है, ऊपर भी उठता है और नीचे भी जाता है। ठीक है, ये होता क्यों है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का, मून और सन का जो लगता है, मून और सन का अर्थ के ऊपर, इस कारण से टाइड्स आते हैं, पानी ऊपर जाना और नीचे आना, ये टाइड्स होता है। तो टाइडल पोर्ट था ये बेसिकली जो बनाया गया। यही एकमात्र ऐसा शहर था जहां हमें पोर्ट देखने को मिला, इसलिए इसको डॉकयार्ड सिटी बोलते हैं। लोथल में हमको राइस के एविडेंस देखने को मिले, राइस, चावल था यहां पर। कैसे पता चला हमको? हमको पता चलता है लोथल से कि यहां पर चावल है। इसके अलावा देखो लोथल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कॉटन। कॉटन का मैक्सिमम एक्सपोर्ट यहीं से हो रहा है। यहां से कॉटन जा रहा है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया क्या बोल रहा है? सिंडोन, इसलिए बोल रहा है। इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को। देन नेक्स्ट देखो आप, अगर मैं इसके बारे में और बात करूं आपसे, तो यहां पे ना एक फिगर भी देखने को मिला हमको, कहा जाता है हॉर्स का, टेराकोटा का फिगर। अब वो हॉर्स है या नहीं है, ये भी एक पॉइंट है डिस्कशन का, डिबेट का, कि है भाई क्या है वो, हॉर्स है या नहीं है। क्योंकि देखो सवाल पूछा गया, यूपीएससी ने तो मना कर दिया कि भाई नहीं, हॉर्स का नहीं था कोई भी। अब अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बातचीत होगी, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो है अगला कालीबंगा।
कहां पर है कालीबंगा? राजस्थान में। हाँ, वैसे अगर आपको नदी पढ़नी है कि लोथल कौन सी नदी के आसपास है, भोगावा नदी, भोगावा, ठीक है। इसके बाद देखो आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। जब हमने इस शहर को देखा ना, तो यहां की मिट्टी में हमें काली चूड़ियां देखने को मिली, तो नाम पड़ गया वहीं से कालीबंगन। कालीबंगन यानी ब्लैक बैंगल्स, चूड़ियां। जैसे मोहनजोदारो, इसका नाम जानते हो क्या है? इसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड, टीला, मृत टीला, माउंट ऑफ डेड। इसका मतलब है ना, जब हमें यहां देखने को मिला ना, जैसे हड्डियां, लोग मरे, उनके ऊपर मिट्टी खट्टी हुई एक टीला सा बन गया। जो घर थे लोग छोड़ दिया उन्होंने, और वो घर तहस नहस हो गए, टूट गए, और एक टीला सा बन गया। इसलिए इसको कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड। आप जानते हो लोथल, ये माउंट ऑफ द डेड, ये तो सिंधी भाषा में हो गया। लोथल, इसका गुजराती में भी माउंट ऑफ द डेड ही बोलते हैं, राइट। देन देखो हमारा अगला, देखो आप कालीबंगन। कालीबंगन में प्लव्ड फील्ड। प्लव्ड फील्ड का मतलब हमें जो यहां पर मिट्टी देखने को मिली ना, ऐसा लगा कि यहां पर हल चलाया हुआ है, यहां पर हल चला रखा है, तो ये प्लव्ड फील्ड हमें यहां देखने को मिली। यहां पर हमको कैमल की बोन्स, जाहिर सी बात है डेजर्ट है कालीबंगा राजस्थान में, तो ऊंट तो हो गई, ऊंट की हमको यहां पर हड्डियां भी देखने को मिली, राइट। इसके अलावा देखो यहां पे दो तरह के ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है? ब्यूरियल्स का मतलब दफनाना, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करता हूं मोहनजोदारो, यहां पे 3 तरह के हमें कब्रिस्तान देखने को मिले, शरीर को दफनाने की प्रक्रिया। एक तो क्या है कंप्लीट, कि पूरे के पूरे इंसान को दफना दो। एक क्या होता है कि ना फैक्शनल बोलते हैं उसको। फैक्शनल का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, उस शरीर को छोड़ दिया और जानवरों ने उसको खा लिया, तो उसके पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, हड्डियां अलग हो रखी हैं, या फिर धड़ अलग हो रखा होगा, तो अब आप क्या करते हो, उस हिस्से को दफनाते हो, फैक्शनल ब्यूरियल। तो इस तरह के इनके दफनाने के तरीके हुआ करते थे। अगला है देखो धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि धोलावीरा यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, ठीक है। धोलावीरा, इसको तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है, याद रखना इस बात को। तो कहां पर है? रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। जेपी जोशी ने शुरुआत करी ढूंढने की, बाद में आरएस बिष्ट भी जुड़ गए थे इनके साथ। यहां पर हमें क्या देखने को मिला? इसको बोलते हैं किलों का एक बड़ा शहर, धोलावीरा, फोर्ट ऑफ फोर्ट। यहां मैक्सिमम हमको फोर्ट देखने को मिले, किले, ईंट के बड़े बड़े किले से हमें देखने को मिले यहां पर, बहुत सारे फोर्ट्स। और यही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट हैं शहर के। आमतौर पे 2 पार्ट थे जो मैक्सिमम शहरों में देखने को मिले, लेकिन यहां पर 3 पार्ट हमको देखने को मिले। एक आपको मिला सिटाडेल, एक मिला मिडल टाउन, और एक मिला लोअर टाउन। सिटाडेल जहां पर अमीर लोग रह रहे हैं, बड़े लोग रह रहे हैं। मिडल टाउन मिडिल क्लास के शायद लोग यहां रहते होंगे, और लोअर टाउन जो कॉमन जनता है, आम जनता है, वो यहां रह रही होगी, राइट। इसके अलावा देखो एक ना यहां पर हमको बड़ी सी लकड़ी सी मिली, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन, ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का पुराना, सबसे पुराना कुछ लिखित सिंबल हमको धोलावीरा में देखने को मिला। क्या लिखा हुआ है हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि स्क्रिप्ट आज तक हम समझ नहीं पाए लिखा क्या हुआ है, राइट। धोलावीरा में और क्या है इंपॉर्टेंट हमको ना याद रखना है। धोलावीरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इन लोगों ने ना ऐसी इंजीनियरिंग डेवलप कर दी थी पानी को बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, कंजर्व करने के लिए, वो बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल के उस टाइम की अगर हम सोचें। इसलिए यूनेस्को ने क्या किया, इसी सिस्टम को देखते हुए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करते थे पानी के लिए, कि पानी, बारिश का पानी उसको स्टोर करके रखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक बहुत बड़ा इन्होंने टैंक बना रखा था पानी को स्टोर करने के लिए, बहुत बड़ा टैंक हमको मिला यहां पर पानी स्टोर करने के लिए, राइट। इसके बाद देखो धोलावीरा में और क्या देखने को मिलता है हमको, इंस्क्रिप्शन हमने देख लिया, 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है ये, तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगला देखो सुरकोकदरा। सुरकोकदरा, इसको भी जेपी जोशी ही ढूंढ रहे हैं। यहां पर मैंने बताया था आपको रिमेन्स मिले हमको, हड्डियां मिली हैं कुछ, बट वो क्वेश्चनेबल है, गधे की है या घोड़े की है, राइट। तो हॉर्स के रिमेन्स बोलते हैं वैसे, बट क्वेश्चनेबल है ये पूरी तरह से। और वही सेम देखो, अब जो कब्र बनाते हैं ना अलग अलग शेप की बनाते हैं, जैसे यहां पर हमें देखने को मिली है ओवल शेप की, ठीक है। पिट ब्यूरियल यहां पर हमको देखने को मिला,
हमने दफना रखा है उनको, राइट। इसके अलावा देखो अगला है हमारा बनावली, बनावली हरियाणा के अंदर, राइट। यहां पर भी हमको क्या देखने को मिला है, बार्ले के कुछ एविडेंस, मतलब उगाने की चीजें मिली हमको यहाँ पे जो उन्होंने उस टाइम बनाते होंगे। इसके अलावा देखो हल्दी के हमको रिमेन्स देखने को मिले, हमें अदरक उस टाइम का भी यहाँ पर बचा हुआ है, रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यहाँ देखने को मिली है। अगर मोहनजोदड़ो में बात करूं, जैसे एक दिखा ना असेंबली हॉल, एक 6 पिलर लगे हुए थे उसमें, पिलर लगे हुए थे उसमें, एक बड़ा सा हॉल बना रखा था असेंबली, जहां पर शायद वो इकट्ठे हुआ करते होंगे मिलने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखो, अब ये ना कुछ आप देख सकते हो शहर है यहाँ पर मोहनजोदारो, ये देखो ये है ग्रेट बाथ जिसको हमने डिस्कस किया था, लोथल डॉकयार्ड बोलते हैं इसको, ये दिखाओ यहाँ पर इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है। ये है बाहर का मेन, ये है पूरा शहर, अंदर आएगा नाव यहाँ से और यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस करके वो यहाँ से जाएगा ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। आप देख सकते हो धोलावीरा, बिल्कुल ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा ये है, राइट। इसके बाद देखो आपको मैं दिखाता हूँ इनका प्लानिंग, सिस्टम प्लानिंग। ये देखो मोहनजोदारो के शहर है ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा का पूरा बना रखा है, ये है सिटाडेल ऊपर उठा हुआ, और आप देख रहे हो जो ये पूरा सिटाडेल है इसको कवर कर रखा है, कवर कर रखा है इसको, यानी यहां पर हमने क्या कर रखा है, ईंट की दीवार, बॉर्डर बना रखा है, फेंसिंग कर रखी है, एक कवर कर रखा है, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि भाई चारों तरफ से हमने 4 दीवारी कर रखी है इस पूरे के पूरे सिटाडेल में। और ये लोअर टाउन है जो अलग है, इससे सेपरेट है, ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर रखा है हमने। मोहनजोदारो का ही एग्जांपल यहां आप देख सकते हो, ये है सिटाडेल और ये है लोअर टाउन। आप देख रहे हो ये सड़कें भी बिल्कुल ऐसे सेंटर पे जा रही हैं, यहां देख रहे हो आप, और बीच में क्या है, ये बीच में होता है मार्केट, सेंटर पे मार्केट है इनका, जो मार्केट जहां पर मिल रहे हैं लोग, सेंटर में मार्केट है, राइट। नेक्स्ट देखो ये पूरा का पूरा एरिया हम बात कर रहे हैं जिसकी आईवीसी, ये पूरा का पूरा एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का, यहां पर ये सभ्यता बसी, सिविलाइजेशन आई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, हमने देखा यही सेम चीज, सिटाडेल ऊपर वाला पार्ट, और हम देख चुके हैं हर एक चीज को। यहाँ पर डॉकयार्ड भी हमने देखा, लोथर का, ग्रेनरीज देखी, अनाज भंडार, हमने ग्रेनरीज की बात भी करी, 6 ग्रेनरी हड़प्पा के अंदर, और सबसे बड़ी ग्रेनरी मोहनजोदारो के अंदर। सिटी वोल्ड थी, बिल्कुल पूरी तरफ से 4 दीवारी करी हुई थी, पूरी की पूरी अच्छे से पूरा का पूरा डिजाइन था, सैनिटेशन सिस्टम काफी अच्छा था, जो ईंटों का उपयोग किया गया वो जली हुई ईंटें थी, बाथरूम भी काफी बढ़िया क्वालिटी के इन्होंने बना रखे थे, और कुछ कुछ घर तो ऐसे थे जो अमीर होंगे, घर के अंदर कुएं थे, और कुछ क्या था, एक सामूहिक कुआं वो हुआ करता था। कोई भी हमें बड़ा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, और यही बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बड़ा सा महल या बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला तो ये दिखाता है कि शायद राजा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल होगा वो ट्रेडर्स का एक ग्रुप होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ना अलग अलग तरह के व्यापारी होंगे, मान लो कॉटन का जो व्यापार करता है वो उनका अलग ग्रुप होगा, जो बीड्स का व्यापार करते हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा, खेती का जो व्यापार करते हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा। तो ये जो ट्रेडर्स है ना, हर एक ग्रुप के एक एक सदस्य आए होंगे, और वो सब मिलके प्लानिंग कर रहे होंगे पूरी की पूरी, कि कैसे इस कंट्रोल करना है पूरे के पूरे शहर को, राइट। अब देखो, हाँ कोई किंग बोलते कि नहीं था, हाँ आप देखो ये भी कहना कि कोई साधु होगा जो, या कोई बड़ा धार्मिक गुरु जो यहाँ पे रूल कर रहा होगा, ये भी गलत माना जा रहा है। गलत क्यों माना जा रहा है, अगर धार्मिक गुरु होता तो मंदिर तो होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी हमको एविडेंस मंदिर का यहाँ देखने को नहीं मिला, तो ये पॉइंट भी खारिज हो जाता है कि यहाँ पर कोई प्रीस्ट किंग होगा। यहाँ पर देखो कहा जाता है समानता थी, सबके पास इक्वल राइट थे, बट ऐसा कुछ हम कहें असमानता तो आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी, मैं कैसे बता रहा हूँ ये, क्योंकि देखो जैसे कुछ घर वो 1 मंजिला थे, कुछ घर वो 2 मंजिल के थे, कुछ लोग वो सिटाडेल में रह रहे हैं, कुछ लोअर टाउन में है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई असमानता तो आ चुकी है। इवन देखो जो सील्स थी ना, सील जो हमने डिस्कस भी की थी, सील बनाई जाती थी, सील भी निशान था आपकी पहचान का, आपके स्टेटस का। ये माना जाता था कि जो गरीब लोग थे वो टेराकोटा की सील्स बनाया करते थे, लेकिन जो अमीर लोग थे वो तो गोल्ड की भी बनाएंगे, राइट, मेटल्स की बनाएंगे। इवन यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न जिसमें यूनिकॉर्न छपा हुआ है, ऐसी सील मानी जाती थी। ये बहुत ही अमीर लोग, बड़े पावरफुल लोग थे ये, जिनके पास यूनिकॉर्न सील थी, उनकी पहचान थी कि हाँ भाई ये पावरफुल लोग हैं, राइट। इवन इन्होंने इस टाइम क्या था, ये लोग ना शायद आत्माओं पे विश्वास करते थे, और यही कारण था कि ये ताबीज एम्यूलेट्स उसका उपयोग करते थे, इनके बाहों मतलब यहाँ पर वो ताबीज बांधा करते थे, राइट। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे
मर्चेंट्स यानी व्यापारी हैं, किसान भी है यहाँ पर, किसान बिल्कुल वही तो कर रहे हैं सारी की सारी खेती, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी जाकर तो दूसरे लोग कुछ और काम कर पा रहे हैं। अगर देखो मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हो, जब इंसान शुरू में कर रहे होंगे खेती तो सबके सब खेती कर रहे होंगे, कुछ उगा रहे होंगे, लेकिन फिर क्या हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा कि ना खाना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब अगर खाना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो सबको खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, सबको खेती करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ और कर सकते हो कि आपका खाना कहीं कोई और बना के दे देगा आपको, आप कुछ और कर लो। तो इसी तरह से तो लोग अलग अलग काम करना शुरू कर जाते हैं, राइट। इसके अलावा देखो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी थे, मैंने मिट्टी के बर्तन बताया आपको। ब्लैक ऑन रेड, लाल रंग का पूरा मटका है, मतलब बर्तन है पूरे, और उसमें हम ब्लैक रंग से पेंटिंग कर रहे हैं, ब्लैक ऑन रेड बोलते हैं। मेटल, बिल्कुल कॉपर और टिन को मिलाने वाले, ब्रोंज की नॉलेज थी पूरी की पूरी, ब्रोंज बनता कैसे है, ठीक है। सील मेकर, सील बनाने वाले, हाँ भी सील बनाएंगे ना, स्ट्रीटाइट मैक्सिमम बनेगी। और सील अलग अलग शेप की थी, रेक्टेंगुलर भी थी, स्क्वायर भी थी, सर्कुलर भी थी, मैक्सिमम हमको स्क्वायर की देखने को मिलती है, राइट। और देखो एक और अंदाजा लगाया गया, सील्स में ना आमतौर पे जो देखा गया वो 10 जानवरों के चिन्ह उपयोग किए गए, 10। तो शायद ये माना गया कि शायद यहाँ पे ना 10 समुदाय, 10 कम्युनिटी हुआ करती होंगी, बट ये भी एक क्वेश्चन है कि डिस्कवरी है, चल रही है आगे भी, राइट। अगला देखो, इकोनॉमी किस पे बेस थी, एग्रीकल्चर यानी खेती करते थे, बिल्कुल। वीट भी उगाया, राइस भी उगाया, चावल भी उगाया, मस्टर्ड भी था, बार्ले भी था, डेट्स भी थे, अलग अलग फ्रूट्स की जानकारी भी थी। व्यापार करते थे, बिल्कुल व्यापार करते थे, ठीक है, अलग अलग इलाकों में अंदर भी व्यापार कर रहे हैं और बाहर भी व्यापार कर रहे हैं। वेट का पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम था, बिल्कुल 16 के मल्टीपल में वेट बनाए गए। मेजरमेंट, बिल्कुल स्केल्स बनाए गए, कॉपर के स्केल भी देखने को मिले हमको। टेक्सटाइल, बिल्कुल, अब देखो कॉटन इनको पता था, कॉटन से इन्होंने कॉटन के कपड़े बनाने शुरू कर दिए, और उन कपड़ों को शायद मेसोपोटामिया जैसे देशों के पास जाकर बेचना भी शुरू किया। इसके बाद देखो वही सेम चीज़ें, ज्वेलरी, सोने की, सिल्वर की, कॉपर की बनानी शुरू करी इन्होंने, ठीक है। और मैक्सिमम क्या थे, वो ट्रेडर्स थे, आर्टिशियंस थे, कुछ बना रहे थे सामान। एग्रीकल्चर की मैंने बात की तो एग्रीकल्चर में देखो बार्ले भी है, सिशम भी है, डेट्स, कॉटन, ये सब कुछ उगा रहे हैं, ठीक है। हर एक शहर में एक ग्रेनरी देखने को मिली, और सबसे बड़ी ग्रेनरी, अनाज का भंडार कहाँ देखने को मिला, मोहनजोदारो में देखने को मिला, राइट। नेक्स्ट देखो, व्यापार करने के लिए ये लोग सील का उपयोग करते थे, बिल्कुल सील जो बताता कि हाँ भाई ये सामान है तो है किसका, एक सिंबल, जैसे हर एक कंपनी अपनी अपनी एक सिंबल लाती है ना, जैसे देखो एप्पल है तो एप्पल का एक आधा एप्पल है, उस प्रकार से हर एक कंपनी का अपना एक सिंबल होता है, राइट। तो सील्स बनाई गई ताकि ये दिखाए कि भाई इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है इसका, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर हमको हर एक चीज़ में व्यापार देखने को मिला। लैपिस लाजुली मैंने बताया, ईरान इराक से ये कीमती पत्थर प्रीशियस स्टोन वो हुआ करते थे। ये बार्टर सिस्टम भी था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आमतौर पे क्या करते होंगे, बार्टर सिस्टम, यानी तुम्हारे पास कुछ सामान है, मेरे पास कुछ सामान है, मुझे तुम्हारे सामान की आवश्यकता है, तुमको मेरे सामान की आवश्यकता है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तुम मेरा सामान ले लो, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूँ, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर शिप्स भी थी, बोट्स इनको बनाने आती थी, बोट मेकिंग जानते थे कि भाई नाव बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के साथ इन्होंने व्यापार किया, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ व्यापार किया, दक्षिण भारत के साथ व्यापार किया, बताया ना गोल्ड लेते थे कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश तक पहुंच गए थे, राइट। तो ये पर्शिया जो उस टाइम का इराक ईरान हुआ करते थे, ये इन सभी देशों के साथ इन्होंने जाके व्यापार किया। कॉपर, टर्कोइस, ये सब सामान इस पर ये व्यापार कर रहे थे, जो हमने डिस्कस भी किया पहले। देखो ये आप देख सकते हो कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब या तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से आप, ये पूरा ईरान का इलाका आ गया, पूरा पर्शिया आ गया, यहाँ पर इराक भी आ गया, राइट। यहाँ पर आप जा सकते हो मेसोपोटामिया का पूरा क्षेत्र। इसके बाद देखो लिखा क्या हुआ है इन्होंने, इस तरह से इन्होंने कुछ लिखा हुआ है जो आप देख रहे हो। क्या लिखा हुआ है हम नहीं समझ पाए कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके सो ये है पूरा का पूरा इनका कल्चर। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है हम नहीं समझ पाए, लिखा क्या हुआ है। हड़प्पन सिटीज यूनिफॉर्म कल्चर है, कोई सोशल डिवीजन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता हमें, ऐसा अभी तक तो नहीं मिला कि समाज को शायद बांटा हो इन्होंने, जातिवाद का सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब ये सभ्यता खत्म हुई तो हुई कैसे, ठीक है। तो इसका अगर एंड हुआ तो हुआ कैसे,
एंड कैसे हुआ? कहा जाता है ना कि यहाँ पर सूखा पड़ गया होगा, ड्रोट, सूखा पड़ गया होगा यहाँ पर। सरस्वती नदी, उसका पानी सूख गया, सूखा पड़ा, तो फिर कुछ उगा नहीं। यहाँ पर इन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, इतना उगाया कि मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। क्लाइमेट चेंज, नदी का पानी सूखा, क्लाइमेट चेंज। कहा जाता है कहीं पे फ्लड आ गया, फ्लड की थ्योरी भी है। कोई कहता है कि भाई भूकंप वगैरह कुछ आया होगा। तो ये सारे कारण बताए जाते हैं कि जिस कारण से ये सभ्यता खत्म हो चुकी थी। तो आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।